सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबको गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जो स्टूडेंट्स आ गए हैं उनको भी और जो आने वाले हैं उनको भी सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, फिर हमारी धमाकेदार क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज आपको एक रोमांचक सफ़र पर लेकर चलूँगा। उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखो, मैंने आपकी केमिस्ट्री की क्लास की व्यवस्था की है, तो केमिस्ट्री की क्लास आपकी आज से ठीक 3 दिन बाद, यानी आज का दिन तो गया, कल भी नहीं होगी, परसों भी नहीं होगी, और परसों उसके जो अगले वाला दिन आएगा उस दिन शाम को सही जीव विज्ञान की जो क्लास होगी उसकी जगह कृषि रसायन विज्ञान की क्लास होगी। और उस दिन आपको बड़ी संख्या में आना, क्योंकि वो पहली क्लास रहेगी और उस दिन के लिए मैंने बहुत सी तैयारियां कर रखी है। तो उस दिन आपको बड़ी संख्या में आना है ऑनलाइन। आपके जितने भी फ्रेंड्स, क्लासमेट्स वगैरह जो BHU या PAT या JET या ICR किसी की भी तैयारी कर रहे हों, सबको लाना है उस दिन। सिर्फ 2 मिनट के लिए लिया उनको लेके आ जाना है। बाकी जिम्मेदारी सारी सर की रहेगी, वो बिल्कुल आपको होल्ड कर लेंगे क्योंकि वो पढ़ाते ही इतना अच्छा है। और लिंक, जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको आज या तो आज सुबह, आज रात को या फिर कल सुबह में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो का लिंक बाकायदा पहले से ही रिमाइंड सेट करके आपको दे दिया जाएगा लिंक। जितना लिंक को शेयर कर सकते हो आप 2 दिन 3 दिन में जितना कर सकते हो कर देना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना है। बिल्कुल प्रेजेंटेशन की तरह क्लास लगेगी आपकी वो। और आपको आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हो या आपके जितने भी ग्रुप हैं, सब में उस लिंक को शेयर कर देना और सबको बोल देना कि वीडियो के लिंक पर जाएं। और लिंक को जैसे ही जाएंगे तो लिंक पर जाते ही एक वीडियो शो होगी, उसमें रिमाइंडर लगा होगा, तो रिमाइंडर पर ओके कर दे। रिमाइंडर पर जैसे ही ओके करेंगे तो जिस दिन क्लास चालू होगी उस दिन ऑटोमेटिकली वो क्लास से जुड़ जाएंगे। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, मैं आप सभी से कह रहा हूँ। चाहे जो स्टूडेंट आ पाता है या नहीं आ पाता है या बाद में आता है, तो एक बार मैं ग्रुप में भी सबको बता दूंगा। और जो स्टूडेंट बाद में देखते हैं वीडियो को, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि उस दिन बड़ी से बड़ी संख्या में आपको आना है और उस दिन हम धमाका करेंगे एक बड़ा, ठीक है। और फिर वो क्लास लगभग 1.5 से 2 घंटे की वो क्लास होगी, क्योंकि अब टाइम बढ़ा दिया गया है। आज इस क्लास का भी टाइम बढ़ा दिया गया है, थोड़ा ज़्यादा लेंगे आज, ठीक है। तो आपको बस यही कहना था। अब स्टार्ट करेंगे आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। लिंक शेयर कर दीजिए, जो आएगा वो आ जाएगा, जो रह जाएगा वो बाद में देख लेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विशेष कार्य करने वाले कोशिका समूह कहलाते हैं। विशेष कार्य करने वाले कोशिका समूह कहलाते हैं। ऑप्शन ए मिश्रित समूह, ऑप्शन बी कोशिका समूह, ऑप्शन सी उत्तक और ऑप्शन डी कोशिका। तो बताना है आपको मिश्रित समूह, कोशिका समूह, उत्तक या कोशिका। 4 ऑप्शन है आपके पास में, A, B, C या D। जल्दी से बताइए, मिश्रित, कोशिका, उत्तक या कोशिका। जिसने C जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उत्तक। क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। और ये जो उत्तक होते हैं, जैसे हमारे शरीर का अगर बात की जाए तो हमारे शरीर का जो उत्तक है वो क्या है? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो जो रक्त है वो हमारे शरीर का एक उत्तक है। रक्त क्या है? हमारे शरीर का एक उत्तक है। उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। तो जो सेल्स का ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टिश्यू या उत्तक कहलाता है। क्यों कहलाएगा उत्तक? क्योंकि देखो, जो रक्त होता है या ब्लड होता है उसमें अलग अलग ब्लड सेल्स होती हैं। वाइट ब्लड सेल, जिसको हम सफ़ेद रक्त कणिका कहते हैं, लाल रक्त कणिका, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, बहुत सारी होती हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और उनका समूह होता है।
तो वो क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, कोशिका यानी कि सेल, कोशिका यानी कि सेल किस भाषा का शब्द है। सवाल आया हुआ है पीछे भी, ये बार बार पूछा जाता है। कोशिका या सेल किस भाषा का शब्द है, बताइए जल्दी से। लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच या इंग्लिश। कोशिका किस भाषा का शब्द है, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच या इंग्लिश। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जिसने जवाब दिया है लैटिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो कोशिका बना है वो किससे बना है, वो कोशिका जो शब्द बना है वो बना है लैटिन भाषा के शब्द से, लैटिन भाषा के सेल शब्द से बना है कोशिका। इसका मतलब क्या होता है, देखो जो सेल का मतलब होता है वो होता है एक छोटा कमरा या एक छोटे कमरे के समान रचना। तो जो कोशिका होती है वो भी छोटी होती है, इसीलिए जो कोशिका है उसको सबसे पहले हमने क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था। तो और ये वर्ड कौन सा है, ये एक लैटिन वर्ड है। अब कोशिका से जुड़ी एक बात बता देता हूँ मैं आपको। अगर कभी किसी इंसान को थप्पड़ मारा जाता है, जैसे कभी आपने किसी को थप्पड़ मारा या कभी खाया भी होगा पापा से, तो जैसे ही आप थप्पड़ मारते हो तो जो थप्पड़ खाता है बेचारा, जो इंसान थप्पड़ को खाता है वो लगभग अपनी 1.5 लाख कोशिकाओं को खो बैठता है। यानी कि एक थप्पड़ से लगभग 1.5 लाख कोशिकाएं मर जाती। कितनी सेल्स मर जाती हैं, लगभग 1.5 लाख कोशिकाएं एक थप्पड़ से नष्ट हो जाती है या मर जाती है। तो समझ गए होंगे आप, समझाने के लिए बोला था मैंने। और थप्पड़ से मुझे याद आया कि एक बहुत ही चर्चित डायलॉग रहा है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, किसे लगता है वो आप जानते हो। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने ऐसे ही बोल दिया था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। क्या है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी रेनिन और ऑप्शन डी लैक्टोजन। वापस से सुन लीजिए, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रेनिन और लैक्टोजन। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए, बी, सी और डी। जल्दी से जवाब दीजिए, लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए जल्दी से, क्या जवाब होगा इसका। जिसने जवाब दिया है प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल सही जवाब है आपका बी वाला। जो कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन है वो कौन सा है, वो है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, नलिका विहीन ग्रंथियों के स्त्राव को कहते हैं। अब देखो सवाल को ध्यान से पढ़ना। ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं होती या नलिका विहीन ग्रंथियों के स्त्राव को कहते हैं। ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी फ्लोरिजन और ऑप्शन डी वसीय अम्ल। ऑप्शन डी, सी, बी या ए, कौन सा होगा इसमें सही जवाब। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। जो नलिका विहीन ग्रंथियां का स्त्राव होता है वो हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो नलिका विहीन ग्रंथियों का स्राव होता है वो हार्मोन कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन की संज्ञा दी गई है, या किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। वहाँ सवाल दोनों प्रकार से आ सकता है। तो ऑप्शन ए एड्रीनलिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन और ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी या डी लिखकर बताना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, सभी का जवाब देंगे, सबका जवाब दे दूंगा मैं अभी। पहले आप ये जो क्वेश्चन है इनको अटेंड करिए, फिर उसके बाद में कमेंट करना, मैं सबके जवाब दूंगा। किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, एड्रीनलिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन। लाइफ सिक्योरिंग हार्मोन, लाइफ सिक्योरिंग हार्मोन, बताइए जल्दी से। जिसने एड्रीनलिन दिया है जवाब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो एड्रीनलिन होता है उसको हम जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एड्रीनलिन को जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा, इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जो एड्रीनलिन हार्मोन होता है वो एड्रीनल ग्रंथि से या एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। अगला सवाल है हमारा,
कर्ण अस्थि मेलियस का आकार होता है। ध्यान से सुनिए, कर्ण अस्थि मेलियस का आकार होता है। मटर के दाने के जैसा, हथौड़ी के जैसा, बटन के जैसा या आयताकार। कर्ण अस्थि मेलियस का आकार मटर के दाने के जैसा, हथौड़ी जैसा, बटन जैसा या आयताकार। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ए, बी, सी या डी। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ए, बी, सी या डी लिख सकते हैं। तो जिसने जवाब दिया है मटर के दाने के जैसा उनका गलत है, और जिसने हथौड़ी के जैसा बोला है उनका जवाब सही है। आप देखकर सही जवाब दे सकते थे। देखो, ये मेलियस ग्रंथि होती है, इस प्रकार की कान के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? कान के अंदर होती है। तो सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो मेलियस अस्थि होती है, ग्रंथि नहीं अस्थि, मेलियस अस्थि होती है, वो कहाँ पर पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाएगी? कर्ण या कान के अंदर पाई जाएगी। उसका आकार पूछ ले तो कैसा होगा? हथौड़ी के जैसा। देखो, ये हथौड़ी जैसा आकार दिखाया गया है आपको। ये इसका हत्था है, और ये इसका जो लोहे वाला पार्ट है जहाँ से चोट मारते हैं, वो इस प्रकार की हड्डी होती है। यहाँ अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक एक्स्ट्रा स्लाइड और है, इसमें समझ सकते हो आप। देखो, ये द मेलस है, ठीक है, ये मेलियस है, और ये कान के अंदर पाई जाती है। अलग अलग एंगल से इसमें दिखाया है मैंने। तो ये जो इसका आकार होता है, ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। ये इसका हैंडल या हत्था कह सकते हैं हम। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, वापस से बता देता हूँ। कर्ण अस्थि है, कान की हड्डी है, मेलियस नाम है, इसके आकार की होगी, हथौड़ी के आकार की होगी। अगर पीयूष ग्रंथि पूछ लें, या पीयूष ग्रंथि पूछ ले तो पीयूष ग्रंथि किस आकार की होती है? मटर के दाने की जैसी होती है। अगर स्टेपीज पूछ ले तो स्टेपीज भी कहाँ पर होती है? कान की हड्डी के अंदर ही होती है, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। तो 3 सवाल बता दिए हैं मैंने इससे रिलेटेड। पीयूष ग्रंथि कैसी होती है? मटर के दाने के समान होती है, मटर के दाने के समान। और स्टेपीज जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और जो अस्थि होती है, मेलियस अस्थि, वो हथौड़ी की जैसी होती है। अगला सवाल है हमारा, किन कोशिकाओं को धात्री कोशिकाएं कहते हैं? किन कोशिकाओं को धात्री कोशिकाएं कहते हैं? ऑप्शन ए अंड कोशिका, ऑप्शन बी सर्टोली कोशिका, ऑप्शन सी स्पर्मेटा कोशिका, और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताना है आपको। अब क्वेश्चन जो धीरे धीरे, क्योंकि अब बेसिक कंप्लीट हो गया, अब थोड़े क्वेश्चन आपको टेक्निकल टाइप दूंगा मैं धीरे धीरे। तो उससे क्या होगा कि टेक्निकल टाइप क्वेश्चन जैसे ही मैं दूंगा आपको, तो थोड़ा आपका जो लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए मैं थोड़े क्वेश्चन अब लेवल हाई करने वाला हूँ। किन कोशिकाओं को धात्री कोशिकाएं कहते हैं? ऑप्शन ए अंड कोशिकाएं, ऑप्शन बी सर्टोली कोशिकाएं, ऑप्शन सी स्पर्मेटा कोशिकाएं, और ऑप्शन डी कोई नहीं। ए, बी, सी या डी ऑप्शन में बताइए जल्दी से, क्या जवाब होगा इसका। जिसने जवाब दिया है सर्टोली कोशिकाएं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। किन कोशिकाओं को धात्री कोशिकाएं कहते हैं? सर्टोली कोशिकाओं को धात्री कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। सर्टोली कोशिकाओं को धात्री कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये सर्टोली कोशिकाओं का स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ सर्टोली सेल्स। द स्ट्रक्चर ऑफ सर्टोली सेल्स देख लीजिए, ये इस प्रकार की होती है। अब कहोगे ये कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका भी एक अलग से सवाल बनाया है। सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, बताना है आपको। सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? यकृत में, अग्नाशय में, आमाशय में या वृषण में? हाँ, मुझे पता है जो बच्चे कहेंगे सर वृषण गलत लिखा है। हाँ, गलत हो गया, ये जो रे है ये यहाँ पर आएगा, गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में। तो सर्टोली कोशिका बताना है आपको कहाँ पर पाई जाती है? यकृत में, अग्नाशय में, आमाशय में या वृषण में? ऑप्शन डी, सी, बी, ए बताइए जल्दी से, ए, बी, सी, डी। जिसने जवाब दिया है वृषण, डी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सर्टोली सेल्स होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? वृषण के अंदर पाई जाती है। इसे धात्री कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है, धात्री कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की होती है। वृषण आप सब जानते हो, वृषण कहाँ पर होते हैं, और मनुष्य में नर जो होता है, मनुष्य आदमी होता है, उसके अंदर पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, वृषण कोश में, यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, वृषण कोश में
ताप शरीर के ताप से कितना कम होता है। पूछा है वृषण कोश में ताप शरीर के ताप से कितना कम होता है। 1 डिग्री कम होता है, 2 डिग्री कम होता है, 3 डिग्री कम होता है या 4 डिग्री कम होता है। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी, क्या ऑप्शन होगा इसका। जवाब दीजिए इसका। वृषण कोश में ताप शरीर के ताप से कितना कम होता है। ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी। जिसने जवाब दिया है सी वाला 3 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो वृषण कोश का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से कितना कम होता है, 3 डिग्री कम होता है। कितना, 3 डिग्री कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो व्रीय होता है वो सुरक्षित रहता है और उस व्रीय को सुरक्षित रहने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो हमारे शरीर की जो वृषणनुमा रचना होती है, आप सब लोग जानते हो वृषणनुमा रचना में किसकी बात कर रहा हूँ, उस रचना को इसीलिए शरीर के बाहर निकाला गया है, उस शरीर के बाहर उसको स्थान दिया गया है। इसीलिए उसको शरीर के बाहर स्थान दिया गया है क्योंकि शरीर के अंदर अगर उसको रखते तो उसका तापमान कम नहीं हो पाता, और कम नहीं हो पाता तो जो शुक्राणु होते हैं शरीर में वो शुक्राणु नष्ट होते रहते हैं, बनते फिर नष्ट हो जाते, बनते फिर नष्ट हो जाते। इसीलिए हमारे जब शरीर की रचना हुई या भगवान ने शरीर बनाया या जैसे भी आप मान सकते हो, तो जो शरीर से वृषण कोश जो थे उनको बाहर निकाला गया। उनकी रचना ऐसी बनाई कि वो शरीर के बाहर रहेंगे और वहाँ पर व्रीय का हम आराम से क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। 3 डिग्री कम तापमान होता है वहाँ पर और लंबे समय तक वो वृषण कोश में जो हमारा व्रीय होता है वो खराब नहीं होता है क्योंकि व्रीय के अंदर रहते हैं शुक्राणु। अगला सवाल है हमारा, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए कोरेंस, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी पोर्टर और ऑप्शन डी मलार्ड डेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। अभी इसका फंक्शन भी बताऊंगा क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। जिसने जवाब सी दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी वो पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने की थी। और ये अंतःप्रद्रवी जालिका का चित्र यहाँ पर देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं साफ दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से दिखेगा आपको, ये अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। ये कोशिका की एक संरचना होती है या कोशिका में पाए जाने वाला एक कोशिकांग है। ये क्या काम करता है, ये विशेष रूप से नलिकानुमा संरचनाएं होती हैं। नलिकानुमा संरचना होती है और पूरे जो कोशिका होती है उसके अंदर फैली रहती है और कोशिका को मुख्य रूप से ढांचा प्रदान करने का कार्य करती है। कोशिका को क्या करती है, ढांचा प्रदान करने का कार्य करती है, कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। तो समझ गए होंगे आप, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या होती है, वो नलिकानुमा संरचना होती है, कोशिका के अंदर पाई जाती है, कोशिका को ढांचा प्रदान करने का कार्य करती है और मजबूती भी प्रदान करती है। ठीक है, और इसकी संरचना देख रहे हो आप। अगला सवाल है हमारा, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। सर्टोली कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित हार्मोन पूछा है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन्स, प्रोटीन हार्मोन या एंड्रोजन। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। सर्टोली कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन्स, प्रोटीन हार्मोन या एंड्रोजन। ए, बी, सी या डी, जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या जवाब होगा इसका। जिसने सी जवाब दिया है इनहिबिन्स, प्रोटीन हार्मोन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, बताया था मैंने, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ होती हैं, मनुष्य के जो शरीर होता है उसके वृषण के अंदर पाई जाती हैं सर्टोली कोशिकाएं। और ये सर्टोली कोशिकाएं अधात्री या धात्री कोशिका भी कहलाती है और ये एक हार्मोन का स्त्रवण करती है जिन्हें हम कहते हैं इनहिबिन्स प्रोटीन हार्मोन। क्या कहते हैं, इनहिबिन्स प्रोटीन हार्मोन भी कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, वृषण से स्त्रावित हार्मोन। अब इसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि वृषण में स्त्रावित हार्मोन कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी एंड्रोजन। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके।
कमेंट करके बताइए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। जिसने सी जवाब दिया है टेस्टोस्टेरोन वो उसका सही जवाब है। जो वृषण से स्रावित हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होगा? टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित हार्मोन होता है। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको हम नर हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? नर हार्मोन कहते हैं। जो हमारा वीर्य होता है उसके अंदर वो अधिकांश भाग क्या होता है? वो हमारा अधिकांश भाग टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी है? अब द्विलिंगी का आज मैं अर्थ बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्विलिंगी होता क्या है। तो पहले तो द्विलिंगी बता देता हूं मैं। द्विलिंगी का मतलब होता है कि एक ही प्राणी में दो लिंग का पाया जाना, कि एक ही प्राणी के अंदर दो लिंग का पाया जाना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है द्विलिंगी। जैसे एक जीव है उसी के अंदर नर भाग भी है और उसी के अंदर मादा भाग भी है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा द्विलिंगी। और एक होता है एकलिंगी, उसमें क्या होता है? उसमें होता है उसी के अंदर सिर्फ नर भाग ही है, मादा भाग नहीं है। उसमें नर अलग होता है और मादा भाग अलग होता है। जैसे हम मनुष्य जो होते हैं, हम क्या होते हैं? हम होते हैं एकलिंगी। कैसे? क्योंकि हमारे में जो नर होता है वो अलग होता है, जिसको हम आदमी कहते हैं, और मादा होती है वो अलग होती है, जिसको हम औरत कहते हैं। तो एक जीव में एक ही लिंग पाया जाता है तो वो एकलिंगी होगा, और एक जीव में दो लिंग पाए जाएंगे तो वो द्विलिंगी होगा। तो अब देखो, ऊंट होता है तो ऊँटनी भी होती है, तो एस्केरिस होता है वो मेल भी होता है और एस्केरिस फीमेल भी होता है। और जो मनुष्य होता है उसमें आदमी भी होता है और औरत भी होती है। और जो केंचुआ होता है उसमें केंचुआ होती है लेकिन केंचुई नहीं होती है। हाँ, केंचुई नहीं होती है उसमें, समझ सकते हो आप, मजाक में भी समझ सकते हो, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको। तो उसमें केंचुई नहीं होती है, उसमें सिर्फ केंचुआ ही होता है। और जो केंचुआ होता है उसी में नर और मादा भाग दोनों होते हैं। लेकिन जब जनन होता है तब दो केंचुओं की आवश्यकता होती है। जब जनन होता है तब दो केंचुओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो ऊंट, एस्केरिस, मनुष्य हैं, ये सारे कौन से प्राणी हो जाएंगे? एकलिंगी हो जाएंगे। और जो केंचुआ होगा वो कौन सा प्राणी होगा? वो द्विलिंगी प्राणी होगा। इसमें सेक्स फॉर्म और भी होती है, उभयलिंगी वगैरह, वो कभी और समझाएंगे आपको, वरना अभी एक साथ समझोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगला सवाल है हमारा, किसके अंडे के चारों तरफ कैल्शियम रहित कवच पाया जाता है? किसके अंडे के चारों तरफ कैल्शियम रहित कवच पाया जाता है? मुर्गी, शुतुरमुर्ग, कीट या सांप? किसके अंडे के चारों तरफ कैल्शियम रहित कवच पाया जाता है? बताना है आपको। मुर्गी, शुतुरमुर्ग, कीट या सांप? A, B, C या D? जिसने मुर्गी जवाब दिया है उनका गलत जवाब है। जो मुर्गी का अंडा होता है उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट की जिसमें मात्रा होती है वो होती है 98%। कितनी होती है? 98% मात्रा होती है। और उस कैल्शियम कार्बोनेट को जो उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3। तो कभी ऑप्शन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लिखेगा वो और लिख देगा CaCO3। अब आपने तो कैल्शियम कार्बोनेट याद किया है और सवाल आपको आता भी है, लेकिन ऑप्शन में आप समझ नहीं पा रहे, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट भी याद करना और CaCO3 भी याद करना। क्योंकि पीछे इतिहास उठा के देखिए अगर JET, ICAR, PAT, BHU का, तो ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि आप याद करते हो उसका एक ही नाम और वहाँ पर उसके 3-4 नाम होते हैं, तो एक कोई सा भी दूसरा उठा के दे दिया तो आपकी हवा निकल जाती है। जबकि आता है आपको, फिर आप कहते हो यार मैंने तो बहुत तैयारी करी थी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो वजह बस वहीं रहती है कि थोड़ी सी चूक कर देते हो आप। तो पूछा गया है किसके अंडे के चारों तरफ कैल्शियम रहित कवच पाया जाता है? कैल्शियम रहित पाया जाता है। तो कीट के जो अंडे होते हैं उनके चारों तरफ क्या होता है? कैल्शियम रहित कवच पाया जाता है। कैल्शियम सहित नहीं, कैल्शियम रहित कवच पाया जाता है। जो उनका अंडों का जो कवच होता है वो कैल्शियम का नहीं बना होता है, वो कैल्शियम का नहीं बना होता है। और शुतुरमुर्ग का अंडा आपने देखा होगा, मैंने पहले पिछली जो क्लास थी उसमें बताया था मैंने शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए, अगर नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, ये शुतुरमुर्ग का अंडा ऐसा होता है और ये अंडा लगभग 1400 ग्राम का होता है। 1 किलो और 400 ग्राम। कितने का होता है? 1 किलो और 400 ग्राम का होता है। और जो मुर्गी का अंडा होता है उससे लगभग 21 गुना बड़ा होता है। कितने गुना बड़ा होता है? 21 गुना बड़ा। अब समझ सकते हो कि मुर्गी का अंडा कितना बड़ा होता है और शुतुरमुर्ग का अंडा कितना बड़ा होता है। तो ये 21 गुना बड़ा होता है।
और सांप के भी अंडे होते हैं। और मैं सांप के बारे में क्या कहना चाह रहा था, एक बात याद आ रही थी मुझे, मैं भूल गया कि हाँ, अब याद आया मुझे कि सांप से मुझे याद आया कि जो चाइना है, चाइना में सांप के पकोड़े भी मिलते हैं। हमारे घर में तो बेसिकली जो पकोड़े बनाए जाते हैं वो बेसन के बनाए जाते हैं या दाल के बनाए जाते हैं। अमूमन इंडिया में सारे घरों में यही बनाया जाता है, या कहीं कहीं पर नॉनवेज खाते हैं तो वहाँ पर बना लेते हैं। लेकिन जो चाइना है वहाँ पर सांप के भी पकोड़े बनते हैं, सांप के पकोड़े बनते हैं। मैंने तो जब सुना तो सोचा यार कि सांप के पकोड़े, तो बेचारे सांप की क्या हालत करते हैं चाइना वाले, सांप, ऑक्टोपस, कुत्ता और पता नहीं क्या क्या, मैं कुछ नहीं, चलो छोड़ो उसको, आगे चलते हैं। तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा देख लिया आपने। अगला सवाल है, मादा मानव में निषेचन स्थल है। मादा मानव में निषेचन स्थल, निषेचन क्या होता है, जहाँ पर नर और मादा भाग मिलते हैं, मतलब नर भाग का मतलब शुक्राणु और मादा भाग का मतलब अंडा। अंडा और शुक्राणु जब मिलते हैं तो वो स्थल क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। तो पूछा है यहाँ पर ऑप्शन A B C D दिया है, योनि, गर्भाशय, शुक्रग्राहिका या कोई नहीं। योनि, गर्भाशय, शुक्रगाहिका या कोई नहीं, आपको जवाब देना है। जवाब दीजिए जल्दी से। मादा मानव में निषेचन स्थल, जिसने सी वाला जवाब दिया है शुक्रग्राहिका, निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्लेस पूछा है यहाँ पर। शुक्रग्राहिका, शुक्रग्राहिका इसका सही जवाब होगा, जिसने सी दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मादा मानव में निषेचन स्थल होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है शुक्रग्राहिका में, शुक्रग्राहिका में होता है। और जब हम पैदा हुए थे तो आप लोग ये सोचते होंगे कि यार मैं कभी फर्स्ट आया ही नहीं, मैं कभी फर्स्ट आया ही नहीं, मैं कभी तो किसी चीज़ में फर्स्ट आऊँगा, सब लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैं आपको आज बता देता हूँ कि आप भी फर्स्ट आए हुए हो, आप अपनी ज़िंदगी की पहली रेस में फर्स्ट ही आए थे। कैसे आए थे, देखो बताता हूँ। जब हम पैदा होते हैं ना, तो पैदा होने से पहले, जिस दिन हम पैदा होते हैं ना, उससे हम 9 महीने पहले ही पैदा हो चुके होते हैं। कैसे, उस दिन तो हम सिर्फ जो अपनी मम्मी का या माँ का शरीर होता है उसके शरीर से बाहर आते हैं उस दिन तो बस, लेकिन उससे सही 9 महीने पहले ही हम पैदा हो चुके होते हैं। कैसे होते हैं, जब ये जो प्रोसेस होता है संकरण का, या जिसको सेक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राणु नर से मादा के शरीर में आ जाते हैं। फिर मादा शरीर में आने के बाद में अब शुक्राणु तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे शुक्राणु हैं, सब ये चाहते हैं कि मैं बच्चा बनूं, या मैं पैदा होना चाहता हूं, या कुछ भी समझ लो आप, तो सब ये चाहते हैं, लेकिन बन तो सिर्फ एक ही सकता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि अंदर जो गर्भ होता है, उस गर्भ के अंदर इनकी रेस लगती है। क्या लगती है, इनकी रेस लगती है। जो स्पर्म होते हैं हमारे शुक्राणु, उनके बीच में एक रेस लगती है, और उस रेस में जो जीतता है, उस रेस में जो जीतता है वही उसके बाद में क्या होता है, बच्चा बनता है और वही पैदा होता है। तो आप सब लोग अपनी ज़िंदगी की जो पहली रेस है वो जीते हुए हो, तो हताश नहीं होना है आपको कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पिछली बार नहीं हुआ तो अब क्या होगा, या होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आप अपनी, जब आपकी ज़िंदगी की पहली रेस में ही फर्स्ट आए थे, तो बाकी सारी रेस में आप फर्स्ट क्यों नहीं आओगे, बिल्कुल आओगे। आप में हिम्मत है तो बिल्कुल आओगे आप, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और जो जुड़वा बच्चे वाला सीन होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। जब एक साथ 2 शुक्राणु अपने जो अंडा होता है उसको हिट करते हैं, एक साथ 2 शुक्राणु उस अंडे को हिट करते हैं, तो वो दोनों ही शुक्राणु क्या होते हैं, उस अंडे के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही वो शुक्राणु उस अंडे के अंदर जाते हैं, उस अंडे पर एक प्रकार का, विशेष प्रकार का कवर बन जाता है, और फिर जो बाहर रह गया वो बाहर रह गया, जो अंदर आ गया वो अंदर आ गया। जो अंदर आ गया वो तो बनेगा बच्चा, और जो बाहर रह गए वो सारे क्या होंगे, फिर नष्ट होंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए शुक्राणु, जब 2 शुक्राणु एक साथ अंडे को हिट करते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय 2 बच्चे पैदा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जुड़वा। कभी 3 होते हैं तो उसको तिड़वा भी बोलते हैं। तिड़वा तो नहीं कह सकते, उसको थ्रिंस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे, बेसिक चीज़ें। आगे भी और बहुत सारी जानकारी देता रहूँगा मैं आपको। अगला सवाल है हमारा, अमीबा को अमर कहते हैं। अमीबा को अमर बताया गया है यहाँ पर। अमीबा को अमर क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए पुट्टी भवन, ऑप्शन बी एक कोशिकीय जीव है इसलिए, ऑप्शन सी वृद्धि अवस्था होती है इसलिए, या ऑप्शन डी कोई नहीं। बताना है आपको अमीबा को अमर क्यों कहते हैं। पुट्टी भवन, एक कोशिकीय जीव, वृद्धि अवस्था या कोई नहीं। A B C D।
फिर इसकी अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात करेंगे। जिसने जवाब दिया है पुट्टी भवन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो अमीबा होता है उसमें पुट्टी भवन की क्रिया पाई जाती है। अब पुट्टी भवन क्या होता है? पुट्टी भवन में ये होता है जैसे अमीबा का शरीर का कोई हिस्सा टूट गया, जैसे ये यहाँ से टूट गया तो ये एक नया अमीबा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एक नया अमीबा बन जाएगा। और ये अवस्था कहलाती है पुट्टी भवन। ये अमीबा में पाई जाती हैं और इसके अलावा और भी कुछ जीव होते हैं उनमें भी पाई जाती है। तो अब अमीबा से रिलेटेड एक सवाल और बता देता हूँ मैं आपको। एक सवाल वो आगे रह गया, वो दूसरा वाला, ठीक है। तो मैं बताने वाला था कि अमीबा में कूटपाद बताए थे मैंने, एक दिन क्वेश्चन आया था कूटपाद, तो उसमें पिरियड नहीं था या ऑप्शन नहीं था, कुछ भी था, तो फिर मैंने बताया भी था वैसे भी, और फिर भी बता देता हूँ आपको। जो अमीबा होता है उसमें जो कूटपाद होते हैं वो लोबोपोडिया टाइप के होते हैं। लोबोपोडिया टाइप के कूटपाद होते हैं, इस टाइप के कूटपाद होते हैं जिनको बोला जाता है लोबोपोडिया। ठीक है, समझ गए होंगे आपको। ये जो अमीबा है इसका कूटपाद लोबोपोडिया कहलाएगा। तो अमीबा को अमर क्यों कहते हैं समझ में आ गया। पुट्टी भवन की अवस्था के कारण अमीबा को अमर कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, अमीबा द्वारा ठोस पदार्थ ग्रहण करने की क्रिया कहलाएगी। अमीबा द्वारा ठोस पदार्थ को ग्रहण करने की क्रिया कहलाएगी। पुट्टी भवन, फेगोसाइटोसिस, हाइड्रेशन और कोई नहीं। ए, बी, सी या डी। अमीबा द्वारा ठोस पदार्थ ग्रहण करने की क्रिया कहलाएगी। पुट्टी भवन, फेगोसाइटोसिस, हाइड्रेशन या कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला फेगोसाइटोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। जिन भी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। अमीबा द्वारा ठोस पदार्थ ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाएगी? फेगोसाइटोसिस कहलाएगी। फेगोसाइटोसिस कहलाएगी। अगला सवाल है हमारा, अमीबा एक महीन झिल्ली से ढका रहता है और वो क्या कहलाती है बताना है आपको। अमीबा द्वारा या अमीबा एक महीन झिल्ली से ढका रहता है जो कहलाती है ऑप्शन ए टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी प्लाज्मा लेमा और ऑप्शन डी कोशिका द्रव। बताइए जल्दी से, टोनोप्लास्ट, प्रोटोकॉल, प्लाज्मा लेमा या कोशिका द्रव, ए, बी, सी या डी। अमीबा की महीन झिल्ली क्या कहलाएगी? टोनोप्लास्ट, प्रोटोकॉल, प्लाज्मा लेमा या कोशिका द्रव। जिसने सी वाला जवाब दिया है प्लाज्मा लेमा, आपका जवाब सही है। जो अमीबा की महीन झिल्ली होती है वो क्या कहलाती है? अमीबा की महीन झिल्ली प्लाज्मा लेमा कहलाती है। और जो अमीबा का शरीर होता है वो इस महीन झिल्ली से ढका रहता है। इस महीन झिल्ली से ढका रहता है अमीबा का शरीर। यह इस प्रकार का अमीबा है। इसके ऊपर जहाँ पे भी जो भी आपको अंग दिख रहे हैं वो सब किससे कवर रहेंगे? वो सब रहेंगे उस मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा लेमा जिसको बोलते हैं, उस मेम्ब्रेन से कवर रहेंगे, जिसको झिल्ली बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में मेम्ब्रेन बोला जाता है। वो उस प्लाज्मा लेमा से कवर रहेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इसके कूटपाद है, मैंने बता दिया आपको। लोबोपोडिया टाइप के कूटपाद पाए जाते हैं। ये सवाल आया हुआ है पीछे 2 बार। अगला सवाल है हमारा, अमीबा में नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन होता है। अमीबा के अंदर जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन कैसे होता है बताना है आपको। ऑप्शन ए रिक्तिका से, ऑप्शन बी शरीर सतह से, ऑप्शन सी प्लाज्मा लेमा से और ऑप्शन डी कोशिका द्रव से। बताइए अब जल्दी से, कोशिका में जो कोशिका द्रव है, प्लाज्मा लेमा है, शरीर सतह है या रिक्तिका है? ए, बी, सी या डी। अमीबा में नाइट्रोजनी उत्सर्जनी पदार्थ कहाँ से होता है? बताइए जल्दी से, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। जिसने बी वाला जवाब दिया है शरीर सतह, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अमीबा में नाइट्रोजनी पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है शरीर सतह से। कहाँ से होता है? शरीर सतह से उत्सर्जन होता है। तो अमीबा में जो नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन होगा वो कहाँ से होगा? शरीर सतह से होगा, उसकी शरीर की सतह से होगा। अगला सवाल है हमारा,
अमीबा में पाचक एंजाइम की पूर्ति किससे होती है? अमीबा में पाचक एंजाइम की पूर्ति किससे होती है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी शरीर सतह, ऑप्शन सी लीवर और ऑप्शन डी सूत्र कणिका। बताइए जल्दी से, अमीबा में पाचक एंजाइम की पूर्ति किससे होगी? लाइसोसोम, शरीर सतह, लीवर या सूत्र कणिका। जिसने जवाब दिया है लाइसोसोम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अमीबा में जो पाचक एंजाइम होंगे वो क्या होंगे? पाचक एंजाइम की जो पूर्ति होगी वो होगी लाइसोसोम से। और लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम के बारे में मैंने पीछे कल सवाल बताया था। लाइसोसोम को बोला जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। वो भी बताया था क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें लगभग 21 से 22 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं? ये पाचक एंजाइम जब कोशिका में कोई हानिकारक पदार्थ आ जाता है तो उस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए ये खुद उसके अंदर ले लेते हैं और फिर उसके बाद में क्या कर देते हैं? उसको नष्ट करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आज तकनीकी समस्या कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो क्या था जवाब? अमीबा में पाचक एंजाइम की पूर्ति किससे होती है, ये सवाल था हमारा। तो इसका जवाब है ए लाइसोसोम, बता दिया था मैंने, ठीक है। और लाइसोसोम क्या होता है? आत्मघाती थैली होता है और वो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, वो हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है, ऐसा कुछ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, पादप सूत्रक्रमी होते हैं। पादप सूत्रक्रमी होते हैं। सूत्रक्रमी आप जानते हो सब। पादप सूत्रक्रमी पूछा है यहाँ पर। स्थायी परजीवी, अस्थायी परजीवी, मुक्त जीवी या आंशिक जीवी। अस्थायी परजीवी, स्थायी परजीवी, मुक्त जीवी या फिर आंशिक जीवी। बताइए जल्दी से, पादप परजीवी क्या होते हैं? पादप परजीवी बताना है आपको, ए बी सी या डी। बी जवाब गलत है। जो इसका जवाब होगा सही वो जवाब होगा स्थायी परजीवी। कौन सा होगा? पादप सूत्रक्रमी जो होते हैं वो होते हैं स्थायी परजीवी। स्थायी परजीवी कहलाते हैं पादप सूत्रक्रमी, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, एस्केरिस होते हैं। एस्केरिस होते हैं। ऑप्शन ए अस्थायी परजीवी, सॉरी ऑप्शन ए स्थायी परजीवी, ऑप्शन बी अस्थायी परजीवी, ऑप्शन सी अंतः परजीवी और ऑप्शन डी आंशिक जीवी। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी क्या होगा इसका सही जवाब? क्या दे पाएंगे आप? ये क्या होता है? एस्केरिस होता है अंतः परजीवी, यानी किसी दूसरे जीव के अंदर रहने वाला जीव होता है। ये अंदर रहने वाला जीव होता है और ये अंतः परजीवी होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एस्केरिस क्या होता है, तो एस्केरिस एक लिंगी होता है। क्या होता है? एक लिंगी होता है। एक जीव में एक ही प्रकार का लिंग पाया जाता है और नर और मादा अलग अलग होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है हमारा, ये इसका स्ट्रक्चर है। जिसने एस्केरिस नहीं देखा है अभी तक, ये देखो, ये इस प्रकार का एक पतला सा जीव होता है और इसकी जो साइज है वो भी लगभग इतनी ही होती है। लगभग जो आपका मोबाइल है, अगर किसी ने ज़्यादा ही छोटा ले रखा है, कैलकुलेटर टाइप, तो बात अलग है। बाकी आजकल सबके पास स्मार्टफोन बड़े ही होते हैं। तो आपकी जो स्केल होती है, आप जो नॉर्मली जो आप स्कूल में जो स्केल यूज़ करते हो उससे आपको समझ में आएगा। वो स्केल होती है, उस स्केल जितनी लंबाई का होता है ये, उस स्केल जितनी लंबाई का होता है। और आपकी जो पेंसिल होती है उससे थोड़ा कम मोटा, उसकी मोटाई जो होती है उससे थोड़ी कम होती है और स्केल जितना होता है, और इसको एस्केरिस कहते हैं। इसमें नर और मादा दोनों ही अलग अलग पाए जाते हैं। ये मनुष्य के शरीर में भी पैदा होता है, मनुष्य के शरीर में भी पहुंच जाता है और वहाँ पर भी ये रोग उत्पन्न करता है। वहाँ पे भी रोग उत्पन्न करता है। और कौन सा रोग उत्पन्न करता है वो अभी मैं आपको आगे इस क्लास में बताऊंगा कि जो एस्केरिस से कौन सा रोग होता है मनुष्य में। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, केंचुए में अंडाशय कौन से खंड में होता है? केंचुए में अंडाशय कौन से खंड में होता है? अब देखो, ये तो केंचुआ है। अब आप कहीं ये ना कह दो कि सर यही तो एस्केरिस नहीं है। तो एस्केरिस और केंचुए में एक सामान्य सा अंतर डिफ्रेंशिएट कर दूं मैं, कि जो केंचुआ होता है उसमें क्या होता है, 13वां खंड और जो 17वां 18वां खंड तक होता है, वहाँ पर एक विशेष प्रकार की आकृति पाई जाती है। वहाँ पर से थोड़ा आपको गाढ़ा दिखाई देगा, वो बिल्कुल अब उसके शरीर की अलग ही रचना दिखाई देगी आपको। और ये विशेष होती है, एक तो विशेषता होती है केंचुए में। और दूसरा जो केंचुआ होता है उसको हम किसान का मित्र भी कहते हैं,
ये क्या करते हैं इसके बारे में भी जानकारी दूंगा मैं। अभी पहले इस सवाल की बात करते हैं अपन। केंचुए में अंडाशय कौन से खंड में होता है, पूछा है आपसे 11, 12, 13 या 14। ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइए। केंचुए में अंडाशय कौन से खंड में होता है? केंचुए में अंडाशय कौन से खंड में होता है बताना है आपको। बताइए जल्दी से, केंचुए में अंडाशय कौन से खंड में होगा। जिसने जवाब दिया है 13वां खंड, सी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो केंचुए में अंडाशय होता है वो 13वें खंड में होता है। कौन से खंड में होता है? 13वें खंड में पाया जाता है। अब देखो केंचुए के रिलेटेड जो बात बता रहा था मैं वो क्या क्या है, सभी ध्यान से सुनिएगा। देखो केंचुआ है, इसका सबसे पहले अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो नाम क्या है? फेरेटिमा पोस्थुमा। इसका जो जूलॉजिकल नाम है वो नाम भी पूछा जाता है कई बार। तो अगर आपसे यहाँ पर दे दिया कि फेरेटिमा पोस्थुमा में अंडाशय कौन से खंड में होता है तो आपकी हवा निकल जाएगी, क्योंकि आपने फेरेटिमा पोस्थुमा पढ़ा नहीं है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। फेरेटिमा पोस्थुमा इसका जूलॉजिकल नेम होता है। कौन सा नेम होता है? जूलॉजिकल नेम या जंतु वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अब इसका फेरेटिमा पोस्थुमा इसका क्या होता है? जंतु वैज्ञानिक नाम। अब पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा या ऑल ओवर इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा किस प्रकार के केंचुए अच्छे माने जाते हैं, अर्थवर्म या वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद को बनाने के लिए, तो वहाँ पर आंसर होगा एपीजिक। एपीजिक टाइप के जो केंचुए होते हैं वो सबसे अच्छा मानते हैं उसको। क्या किसके लिए अच्छा मानते हैं? क्योंकि वो सबसे अच्छी प्रकार की वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। कैसे? क्योंकि वो मिट्टी को कम खाते हैं और जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, जैसे कोई पत्ती हो गई, कोई छिलका हो गया, कोई पेड़ का डंठल हो गया, तो उनको ज़्यादा खाते हैं वो। और उनमें क्या होते हैं? उनमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं और बदले में उत्सर्जन के रूप में वो जो छोटी छोटी गोलियां छोड़ते हैं, वो छोटी छोटी गोलियां क्या होती हैं? वो ही हमारी वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। वो क्या होती है? वर्मी कंपोस्ट होती है। इसीलिए केंचुए को हम क्या करते हैं? मिट्टी में रखते हैं और उनसे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो ध्यान रखना कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो फेरेटिमा पोस्थुमा या केंचुआ होता है वो क्या होता है? वो होता है एपीजिक। एपीजिक टाइप का जो केंचुआ होता है वो सबसे अच्छी नस्ल का माना जाता है, क्योंकि वो लगभग 92% तो कार्बनिक पदार्थ को खाता है और 8% मिट्टी को खाता है। तो जो कम मिट्टी को खाता है और कार्बनिक पदार्थ को अधिक खाता है वो केंचुआ अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो सारे पोषक तत्व खाएगा। अब पोषक तत्व खाएगा तो छोड़ेगा भी फिर वो पोषक तत्व, फिर हमारी जो खाद होगी उसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक रहेगी और फिर हम जिस खेत में डालेंगे उसमें पोषक तत्व ज़्यादा मिलेंगे, फिर उससे हमारा उत्पादन भी अधिक होगा। और हमारा जो मकसद है, हम जो खेती करने वाले लोग होते हैं या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, हमारा मकसद क्या है कि मिट्टी को और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। ठीक है, अधिक से अधिक उत्पादन भी प्राप्त करना है और नुकसान भी कम से कम पहुंचाना है। तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट जो आपको जानना जरूरी थी। अब सवाल है केंचुए में अंडाशय कौन से खंड में होता है? केंचुए में अंडाशय कौन से खंड में होता है बताना है आपको। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, 13 या 14। ए, बी, सी या डी। कभी कभी किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर लेक्चर देना जरूरी होता है, इसीलिए मैं बताता हूँ आपको। केंचुए में अंडाशय कौन से खंड में होता है? 11, 12, 13 या 14? बताइए जल्दी से। जो जवाब 13 दिया है जिसने, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो केंचुए में अंडाशय होता है वो कौन से खंड में होता है? केंचुए में जो अंडाशय होता है वो 13वें खंड में होता है। ये सवाल रिपीटेड हो गया मेरे को लगता है। केंचुए में ये बताइए, केंचुए में नर जनन छिद्र कौन से खंड में होता है? केंचुए में नर जनन छिद्र कौन से खंड में होता है? 11, 22, 18 या 20? केंचुए में नर जनन छिद्र पूछा है आपसे, ऑप्शन ही बता दीजिए, ए, बी या सी, डी। केंचुए में नर जनन छिद्र 11, 22, 18 या 20? जिसने जवाब दिया है 18, बिल्कुल सही जवाब है आपका, सी ऑप्शन। केंचुए में नर जनन छिद्र होता है वो कौन सा होता है? वो होता है 18वें खंड में। कौन से खंड में होगा? 18वें खंड में होगा। अगला सवाल है हमारा, केंचुए में उत्सर्जन होता है। अगर केंचुआ देखना है तो फिर से देख सकते हो आप। ये इस प्रकार का होता है, सांप नहीं है, ये सांप नहीं है, लोग सांप समझते हैं इसको, सांप नहीं है। जिसमें सेगमेंट में अलग से एक रचना दिखाई देगी आपको, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, वो खंड थोड़े डार्क दिखाई देंगे आपको, वो केंचुआ ही होगा।
और यहाँ पर सवाल पूछा गया है आपसे, केंचुए में उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब शरीर से बाहर किसी पदार्थ को निकालना, जैसे हम मूत्र विसर्जन करते हैं और सब जो दैनिक क्रियाएं हैं वो आप सब समझ गए। तो केंचुए में उत्सर्जन होता है नेफ्रेडिया, ट्रेकिया, बुक लंग्स या वृक, ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। केंचुए में उत्सर्जन, केंचुए में उत्सर्जन, जिसने जवाब दिया है केंचुए में उत्सर्जन नेफ्रेडिया, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। और नेफ्रेडिया थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, समझ गए ना आप, बस आपको समझाना मेन मकसद है मेरा। तो केंचुए में उत्सर्जन होता है वो कौन सा होता है, नेफ्रेडिया से होता है। केंचुए में उत्सर्जन नेफ्रेडिया से होता है। ठीक है, अब आपसे एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं पिछले कुछ दिनों से सब्सक्राइबर्स देख रहा हूँ, जो सब्सक्राइबर्स की जो रेट है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, क्लास अटेंड कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ये क्लास ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर ऑफलाइन देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमें आप जैसी स्टूडेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बदले में हम गुरु दक्षिणा के तौर पर सिर्फ आपसे इतना ही चाहते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, बस इतना सा ही चाहते हैं आपसे, और कुछ नहीं चाहिए हमें बस। और आपकी जो प्यारे प्यारे कमेंट है वो आप कमेंट हमें ज़रूर करिए, ताकि उससे हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ठीक आज से 3 दिन बाद में इसी समय शाम को 8:30 बजे केमिस्ट्री की लाइव क्लास होगी, लगभग 1.5 से 2 घंटे की वो क्लास होगी। तो उसकी तैयारी कर लेना, कल मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा उस क्लास का, और वो क्लास बहुत ही धमाकेदार होगी। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना उस दिन। आज तारीख क्या है, आज तारीख मेरे हिसाब से 25 है, आज 24 है। तो 24 तारीख है, 24 तारीख है आज। तो 25 को नहीं, 26 को नहीं, 27 तारीख के दिन सही शाम को 8:30 बजे इसका प्रीमियर होगा। 27 तारीख के दिन शाम को 7:30 बजे, 8:30 बजे शाम को उस लाइव क्लास का प्रीमियर होगा। वो पहली हमारे चैनल की पहली केमिस्ट्री की लाइव क्लास होगी। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आइए। 2-3 दिनों में जितने भी स्टूडेंट आते हैं उन सब से मेरा यही कहना है, या अगर ये क्लास आप लाइव ख़त्म होने के बाद में देख रहे हो, या 27 मई, कौन सी तारीख, 27 मई 2020 से पहले अगर इस क्लास को देख रहे हो आप, तो प्लीज़ 27 मई 2020 को इसी चैनल पर शाम को 8:30 बजे केमिस्ट्री की लाइव क्लास चलेगी। तो उस दिन आपको आना है लाइव क्लास में। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर लोगों की संख्या कम रही तो हो सकता है फिर केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए फर्स्ट पार्ट में आप जितने ज़्यादा आप दिखा सकते हो उतना दिखाना, ताकि जो अगला पार्ट आए वो जल्दी से आ सके। क्योंकि जो अगला पार्ट डिपेंड रहेगा वो उसी पर डिपेंड रहेगा। किस पर डिपेंड रहेगा, उसी क्लास पर डिपेंड रहेगा। उसका जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उसी से अगली क्लास आ पाएगी। कुछ स्टूडेंट बार बार कहते हैं सर पढ़ाओ आप, सर पढ़ाओ आप। हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे पता है आपको, मैं पढ़ाने के लिए ही आया हूँ। लेकिन आपका तो काम हो रहा है, कुछ थोड़ा सा जो हमारा भी हो जाए तो मदद मिल जाएगी आपकी, तो हमारा भी कुछ कल्याण हो जाएगा। हमारा भी थोड़ा चैनल है जो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कुछ बातें बोलने की होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बता दिया मैंने, केंचुए में उत्सर्जन नेफ्रेडिया से होता है। अगला सवाल है हमारा, केंचुए में जो सीटी होती है उसका कार्य बताना है आपको। केंचुए के अंदर जो सीटी होती है उसका कार्य बताना है आपको। क्या कार्य होगा उसका? गमन, उत्सर्जन, जनन या श्वसन? गमन, उत्सर्जन, श्वसन या जनन? ए, बी, सी या डी? जवाब दीजिए जल्दी से, क्या जवाब होगा इसका? जिसने जवाब दिया है गमन या चलन वाला, गमन चलन एक ही बात है, तो ए वाला जवाब जिसने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो केंचुए में जो सीटी का कार्य होता है वो कौन सा होता है? केंचुए में सीटी का जो कार्य होता है वो गमन करना या चलन करना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर केंचुए को ले जाने के लिए कौन मदद करता है? सीटी। सीटी एक शरीर का अंग होता है, उसके केंचुए के शरीर का अंग होता है, वो उसको मदद करता है। तो सीटी की सहायता से केंचुआ क्या करता है? गमन करता है। अगला सवाल है,
यकृतकृमि का प्राथमिक परपोषी है? यकृतकृमि का प्राथमिक परपोषी है गाय, भैंस, बकरी या भेड़? गाय, भैंस, बकरी या भेड़? बताइए जल्दी से, क्या होगा? गाय, भैंस, बकरी या भेड़? यकृतकृमि का प्राथमिक परपोषी, यकृतकृमि का प्राथमिक परपोषी बताइए क्या होगा? गाय, भैंस, बकरी या भेड़? जिसने जवाब दिया है बी वाला ऑप्शन भैंस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो यकृतकृमि का प्राथमिक परपोषी होगा वो क्या होगा? भैंस होगा। क्या होगा? भैंस होगा। जिसने भैंस जवाब दिया है सही जवाब है आपका। अगला सवाल है हमारा, यकृतकृमि के जीवन की पहली लार्वा अवस्था है। यकृतकृमि के जीवन की पहली लार्वा अवस्था बतानी है आपको। ऑप्शन ए सर्केरिया, ऑप्शन बी मेटासर्केरिया, ऑप्शन सी मिरेसीडियम और ऑप्शन डी रेडियो। बताइए जल्दी से, बताइए आप ऑप्शन दीजिए। जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, मैं जलपान कर लेता हूँ। थैंक यू सर। तो जिसने जवाब दिया है मिरेसीडियम, ऑप्शन सी वाला, आपका जवाब बिल्कुल सही है, मिरेसीडियम। यकृतकृमि के जीवन की जो पहली लार्वा अवस्था होती है वो कौन सी होती है? वो होती है मिरेसीडियम। मिरेसीडियम अवस्था पहली लार्वा अवस्था मानी जाती है। अगला सवाल है हमारा, भेड़ में यकृतकृमि द्वारा कौन सा रोग होता है? भेड़ में यकृतकृमि द्वारा कौन सा रोग होता है? पेचिस, एफएमडी यानी फूड एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज, लीवर रोट और कालाजार? ABCD बताइए जल्दी से, ABCD, पेचिस, एफएमडी, लीवर रोट या कालाजार? फिर आपको एक दिलचस्प जानकारी देंगे। भेड़ में यकृतकृमि द्वारा होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। जिसने सी जवाब दिया है लीवर रोट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो यकृतकृमि होते हैं वो भेड़ में कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? यकृतकृमि भेड़ में लीवर रोट रोग उत्पन्न कर देते हैं। कौन सा रोग उत्पन्न करेंगे? लीवर रोट रोग उत्पन्न करेंगे। अब मैं कह रहा था एक दिलचस्प जानकारी, वो दिलचस्प जानकारी स्टडी से रिलेटेड ही है। देखो ये यहाँ पर एक रोग दिया गया है, इसका नाम है फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको हम बोलते हैं खुरपका मुंह पका रोग। कौन सा? खुरपका मुंह पका रोग बोलते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, बार बार इससे सवाल आता है। क्या आता है कि ये किससे होता है? एक तो किससे होता है, तो किससे होता है? ये वायरस से होता है। 3-4 प्रकार के वायरस होते हैं, उससे होता है। अब इसके अंदर एक विशेष प्रकार की क्रिया कराई जाती है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? वो क्रिया होती है, एक तो होती है पाद स्नान। पाद स्नान समझ गए आप? पाद स्नान यानी उसके जो फूड होते हैं, जो उसके फुट होते हैं या पैर होते हैं, उन पैरों को क्या करते हैं? धोते हैं। वो कहलाता है पाद स्नान। और उसमें मुंह को भी धोते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है जिसको बोलते हैं एफ्थाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है एफ्थाइजेशन। एफ्थाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? जब इस रोग का प्रकोप होता है झुंड के अंदर, भेड़ या बकरी के अंदर ज़्यादा होता है, तो उस अवस्था में क्या करते हैं? रोगी पशु जो होता है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, उस रोगी पशु के मुंह पर क्या आते हैं? झाग आते हैं। उस रोगी पशु के मुंह पर झाग आते हैं। उन झाग को लेकर स्वस्थ पशु के शरीर पर लगा देते हैं। स्वस्थ पशु के शरीर के मुंह पर लगा देते हैं। कहाँ पर लगा देते हैं? मुंह पर लगा देते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो संक्रमित करने वाला काम हो गया। जैसे आप लगाओगे तो उस रोग को भी, उस मनुष्य को भी या उस पशु को भी वो रोग हो जाएगा? तो नहीं होगा। देखिए शरीर में ऐसी विशेष अवस्थाएं रहती हैं, जब रोग का छोटा अणु या छोटी अवस्था में जब रोग फैलता है तो हमारा जो शरीर होता है वो ऑटोमेटिकली उससे लड़ने के लिए प्रतिजन बना लेता है। शरीर में क्या बना लेता है? प्रतिरक्षा तंत्र बना लेता है। इसीलिए स्वस्थ पशु के जब शरीर में जब इस झाग को लगाया जाता है तो जो दूसरा पशु होता है, स्वस्थ पशु होता है, ये देखो ये साउंड है ना, ये इससे मैं बहुत इरिटेट होता हूँ पढ़ाते समय। ये बार बार ये गाना बजाना ज़रूरी है इन सबको।
अच्छा भला समझा रहा था मैं आपको। देखिए वापस से समझिए, जो एफएमडी होता है उसमें क्या होता है कि स्वस्थ पशु जो होता है उस पर हम रोगी पशु के मुंह में जो झाग आया है उसको लगा देते हैं, जिससे उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है और ये क्रिया कहलाती है एफ्थाइजेशन। क्या कहलाती है? एफ्थाइजेशन की क्रिया कहलाती है। तो एफ्थाइजेशन की क्रिया कहलाती है ये, और ये मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ एफएमडी में ही करते हैं, यानी खुरपका मुंहपका रोग में ही इस क्रिया को किया जाता है और कहीं पर भी नहीं किया जाता है। और ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। अगला सवाल है हमारा, यकृत कृमि में अभाव होता है। यकृत कृमि में अभाव होता है, किस तंत्र का अभाव होता है या किस अंग का अभाव होता है बताना है आपको। श्वसन अंग, जननांग, उत्सर्जन या आहार नाल। श्वसन अंग, जननांग, उत्सर्जन या आहार नाल, बताइए जल्दी से। यकृत कृमि में अभाव होता है श्वसन अंग का, जननांग का, उत्सर्जन का या आहार नाल का। जिसने जवाब दिया है उत्सर्जन अंग, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो यकृत कृमि होता है उसमें उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है, उसमें उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है यकृत कृमि के अंदर। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, जिन स्टूडेंट्स ने फ़ोटो भेजी थी उनकी फ़ोटोज़ भी ऐड कर दी जाएगी अगले वीडियो में। आप घबराइए मत, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी फ़ोटो ऐड कर दी जाएगी। अगला सवाल है, यकृत कृमि का मध्यस्थ परपोषी, यानी प्राथमिक परपोषी के बाद में दूसरा परपोषी पूछा है यहाँ पर, तो गाय, भेड़, घोंगा या बकरी, बताइए जल्दी से। यकृत कृमि का मध्यस्थ परपोषी। यकृत कृमि और एस्केरिस दोनों एक ही चीज़ हैं। यकृत कृमि और एस्केरिस दोनों एक ही चीज़ हैं, कंफ्यूज ना हो जाना बच्चा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गाय, भेड़, घोंगा या बकरी, बताइए जल्दी से यकृत कृमि का मध्यस्थ परपोषी कौन सा होगा। जिसने जवाब दिया है सी वाला, घोंगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो यकृत कृमि होता है उसका जो मध्यस्थ परपोषी होता है वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, घोंगा कहलाता है। अब घोंगे के बारे में भी बात करेंगे आगे। एस्केरिस, जिसको यकृत कृमि बोलते हैं, वापस से, एस्केरिस का पहला निर्मोचन कहाँ होता है। एस्केरिस का पहला निर्मोचन, निर्मोचन का मतलब समझा देता हूँ आपको। देखो, निर्मोचन का मतलब ऐसा होता है कि जो शरीर की त्वचा होती है, जो जीव होता है उसके शरीर की जो त्वचा होती है वो क्या होती है, एक निश्चित समय के बाद में पुरानी हो जाती है। तो पुरानी हो जाती है तो उसको वो ऑटोमेटिक उतरती है और उसके स्थान पर क्या होता है, उसके स्थान पर नई त्वचा बनती है। उसके स्थान पर क्या बनती है, नई त्वचा बन जाती है या आ जाती है। तो ये प्रोसेस नई त्वचा का आना या पुरानी त्वचा का हटकर उसके स्थान पर नई त्वचा का आना क्या कहलाता है, निर्मोचन कहलाता है। त्वचा निर्मोचन कहलाता है। तो एस्केरिस का पहला त्वचा निर्मोचन कहाँ होता है ये बताना है आपको। पानी में, भेड़ में, मिट्टी में या आंत में। पानी में, भेड़ में, मिट्टी में या आंत में, बताइए जल्दी से एस्केरिस का पहला निर्मोचन कहाँ पर होता है, ए, बी, सी या डी। जिसने भेड़ दिया है उनका जवाब गलत है और जिसने मिट्टी दिया है उनका जवाब सही है। जो एस्केरिस का पहला निर्मोचन होता है एस्केरिस का, वो मिट्टी के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, मिट्टी के अंदर होता है। अब एक बात और बता दूं कि जैसे जीव जंतु निर्मोचन करते हैं वैसे हम भी निर्मोचन करते हैं। अब आप कहोगे सर हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो कभी निर्मोचन किया ही नहीं। तो वो निर्मोचन एग्जिट फॉर्म में नहीं होता है। उसमें आपने देखा होगा जब सर्दियाँ आती हैं तो किसी किसी की जो चमड़ी होती है, हाथ की चमड़ी, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उतरने लग जाती है। और जो हमारे शरीर की जो चमड़ी है वो ऑटोमेटिकली बहुत सूक्ष्म मात्रा में झड़ती रहती है, वो हमें दिखती नहीं है। तो हम भी निर्मोचन करते हैं, बिल्कुल असली फॉर्म में नहीं करते हैं, रियल फॉर्म में नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में हम भी निर्मोचन करते हैं। और सांप तो बहुत ज़्यादा निर्मोचन करता है। आपने देखा होगा सांप की केचुली, या उसको सांप की क्या बोला जाता है, उसको केचुली बोला जाता है हिंदी में, तो सामान्य भाषा में मुझे पता नहीं क्या बोला जाता है। आपने देखा होगा एक सांप की थैली पड़ी रहती है जिसमें से जो सांप का बिल्कुल साइज सांप के जैसा होता है उसका, वो सांप वहाँ से निर्मोचन करके निकला होता है और अपनी पुरानी जो चमड़ी होती है उसको वहीं छोड़ जाता है। तो वो सांप की चमड़ी या थैली या जो भी है, केंचुली बोलते हैं उसको, वो भी निर्मोचन करता है। अगला सवाल है हमारा, एस्केरिस द्वारा मानव में होने वाला रोग। मैंने बताया था क्लास के प्रारंभ में, एस्केरिस द्वारा मानव में होने वाला रोग बताना है आपको। मलेरिया, कोरोना, एस्केरियस या पीलिया। मलेरिया, कोरोना, एस्केरियस या पीलिया। कोरोना मैंने जानबूझकर डाला है आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए। बताइए जल्दी से एस्केरिस द्वारा होने वाला रोग कौन सा होगा। एस्केरिस द्वारा होने वाला रोग मलेरिया, कोरोना, एस्केरियसिस या पीलिया।
जिसने सी जवाब दिया है एस्केरियासिस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो एस्केरियासिस रोग है वो किससे होता है? वो एस्केरियासिस रोग एस्केरिस या यकृतकृमि से होता है। ये यकृतकृमि हमारे शरीर में पहुंच जाता है किसी भी माध्यम से, सब्जी से या किसी से भी माध्यम से पहुंच जाता है, फिर वो हमारे यकृत में पड़ा रहता है, हमारी आंतों में पड़ा रहता है और कौन सा रोग उत्पन्न करता है? एस्केरियासिस रोग उत्पन्न करता है। अगला सवाल है हमारा, एस्केरिस के जीवन चक्र में लार्वा अवस्था है। यहाँ पर जितनी भी बार एस्केरिस आ रहा है वो यकृतकृमि है और एस्केरिस यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, तो आप समझ लीजिएगा। मेरा जो मुख्य मकसद है वो ये है कि बस आप समझ जाए ध्यान से या ढंग से। तो एस्केरिस के जीवन चक्र की लार्वा अवस्था बतानी है आपको। कितनी लार्वा अवस्था होगी? 2, 3, 4 या 5? एस्केरिस के शरीर की लार्वा अवस्था बताइए जल्दी से। 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या 5 होगी? जिसने 4 जवाब दिया है, सी वाला जवाब दिया है 4, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो एस्केरिस के जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। एस्केरिस में जो लार्वा या जीवन चक्र में जो लार्वा की अवस्था होती है वो 4 अवस्थाएं होती हैं। अगला सवाल है हमारा, एस्केरिस की कौन सी लार्वा अवस्था संक्रामक है? संक्रामक का मतलब सबसे ज़्यादा उग्र है और रोग को उत्पन्न करने वाली है। बताना है आपको एस्केरिस की कौन सी लार्वा अवस्था संक्रामक है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय या प्रथम? ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। संक्रामक का मतलब समझ गए ना आप? संक्रामक का मतलब होता है रोग उत्पन्न करने वाली उग्रकारी अवस्था। रोग उत्पन्न करने वाली उग्रकारी अवस्था संक्रामक अवस्था कहलाती है। तो बताइए एस्केरिस की कौन सी लार्वा अवस्था संक्रामक होगी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? जिसने चतुर्थ जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल सही जवाब है आपका। एस्केरिस की कौन सी अवस्था संक्रामक होगी? चतुर्थ अवस्था संक्रामक होगी। अगला सवाल है हमारा, घोंघे व स्लग में श्वसन क्रिया होती है। घोंघे व स्लग में श्वसन क्रिया होती है। फुफ्फुस, गिल्स, दोनों से ही और कोई नहीं? घोंघे व स्लग में श्वसन क्रिया बतानी है आपको। किससे होती है घोंघे और स्लग में श्वसन क्रिया? फुफ्फुस से यानी कि फेफड़ों से, गिल्स से और दोनों से होती है या कोई नहीं? जो घोंघे में श्वसन क्रिया होती है वो श्वसन क्रिया किससे होती है? फुफ्फुस और गिल्स दोनों से ही होती है। घोंघे में और स्लग में, घोंघा और स्लग क्या है? जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीव हैं। जल में भी बाहर भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। इसलिए इसमें जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा भी होता है और फुफ्फुस के द्वारा भी होता है। समझ गए? दोनों जगह रहते हैं, ये बाहर भी रहते हैं और जल के अंदर भी रहते हैं। इसीलिए फुफ्फुस से भी होता है और गिल्स से भी होता है। इसमें श्वसन के लिए 2 अंग पाए जाते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। अगला सवाल है, घोंघे के बारे में सत्य कथन है। घोंघे के बारे में सत्य कथन बताना है आपको। ये उभयलिंगी होते हैं, ये अखंडित होते हैं, ये गिल्स से श्वसन करते हैं और उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी? ये उभयलिंगी होते हैं, ये अखंडित होते हैं, ये गिल्स से श्वसन करते हैं या उपयुक्त सभी? जिसने जवाब दिया है उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो घोंघा होता है एक तो उभयलिंगी होता है और दूसरा इसमें खंडित नहीं होते हैं। ये इसमें क्या होता है? खंड नहीं पाए जाते हैं। तीसरा ये है ये गिल्स से श्वसन करते हैं और चौथा क्या हो जाएगा? ये क्या करते हैं? श्वसन गिल्स से भी करते हैं और फुफ्फुस से भी करते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में गिल्स दिया गया है तो ये लाइन भी सही है और उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, बरूथी या माइट्स किस वर्ग के जंतु हैं? बरूथी या माइट्स किस वर्ग के जंतु हैं? बताना है आपको। ऑप्शन ए एरेक्निडी, ऑप्शन बी इंसेक्टा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा या कोई नहीं? बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। बरूथी या माइट्स किस वर्ग के जंतु हैं? बरूथी या माइट्स किस वर्ग के जंतु हैं? एरेक्निडी, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा या कोई नहीं? जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला एरेक्निडी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये थोड़ा
मिस प्रिंट है, मानता हूँ। एरेक्निडा होता है वैसे तो बरूथिया माइट्स किस वर्ग के जंतु हैं? एरेक्निडा वर्ग के जंतु हैं। जिसने बरूथिया माइट्स अभी तक नहीं देखी, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है ये, और इसको माइट्स बोलते हैं। और ये पशुओं के लगी होती है। ये एक देखो, एक इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है, इसको देख लो ध्यान से। और इसके अलावा एक इस प्रकार की होती है। अगला सवाल है हमारा, झींगा पाया जाता है, झींगा पाया जाता है मिट्टी में, समुद्र में, थल में या कोई नहीं। झींगा कहाँ पर पाया जाता है? फोटो आपके सामने शो हो रही है। ये इस प्रकार का क्या होता है? झींगा होता है। झींगा होता है, मिट्टी में पाया जाता है, समुद्र में, जल में या कोई नहीं। कहाँ पर पाया जाता है बताइए जल्दी से, ये कहाँ पर पाया जाता है झींगा? झींगा कहाँ पर पाया जाता है बताना है आपको। बिल्कुल सही जवाब है बी वाला। जो झींगा होता है वो एक समुद्री जीव है। कौन सा जीव है? समुद्री जीव है, समुद्र में पाया जाता है और खारे पानी में पाया जाने वाला जीव है। कौन सा जीव है? समुद्र में या खारे पानी में पाया जाने वाला जीव है। इस प्रकार का होता है। और जो गुलाबी क्रांति है वो, उसका संबंध किससे है? कि एग्रीकल्चर में पढ़ोगे आप गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगे से है। झींगे से है गुलाबी क्रांति का संबंध। और ये इस प्रकार का होता है और गुलाबी कलर का होता है। शरीर की रचना ऐसी होती है इसकी। और इसको मुख्य रूप से मांस के लिए या मांस उत्पादन के लिए इसकी खेती भी करते हैं। खेती कैसे करते हैं? एक निश्चित एरिया में इसके बीज को डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद, महीने डेढ़ महीने बाद क्या होता है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, ये बड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ से इनको वापस पकड़ लिया जाता है और मांस, इसका मांस खाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो अब आज क्लास मैंने टाइमिंग थोड़ा बढ़ाया है, तो मैंने देखा रिस्पॉन्स की कुछ बच्चे बार बार आ रहे थे, कुछ जा रहे थे। कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं लगा मुझे, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिलेबस मैं पूरा करवाऊंगा, तो उसके लिए मुझे क्लास और भी समय बढ़ाना पड़े तो बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा बढ़ाया है, कल और ज़्यादा बढ़ाएंगे, फिर परसों और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अब कोशिश ये करेंगे कि अब टॉपिक वाइज, पहले टॉपिक, फिर उसके बाद में पहले थ्योरी या एक टॉपिक की थ्योरी, फिर उसके बाद में उसका क्या लाएंगे हम, उसका टेस्ट सीरीज़ लाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने सोचा है। मैं सोच तो मैंने बहुत कुछ रखा है, लेकिन क्या करूं, एक अकेला इकलौता इंसान हूं, सब कुछ नहीं कर सकता। ये इतना कुछ भी करने के लिए मुझे पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है मैटर और क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में। तो मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, मेहनत आप भी कर रहे हैं। आपको भी सिलेक्शन चाहिए तो सबका सिलेक्शन होगा। और हताश नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हताश हो जाते हैं कि क्या होगा अब आगे, सिलेक्शन हमारा होगा या नहीं होगा, हमें कौन पढ़ाएगा। तो इस चैनल पर आपको जितना हो सके, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, हर कंडीशन में मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा आपकी। आपको बस इतना करना है कि समय समय पर बस वीडियो को शेयर करते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को। और जो डीमोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट के सिलेक्शन नहीं होगा, उनके लिए फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि आप आपकी ज़िंदगी की जो सबसे पहली रेस है उसको जीते हो, तभी आप पैदा हुए हो। तो बिल्कुल आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो इंसान अपने ज़िंदगी की पहली रेस ही जीत गया हो, वो तो सब कुछ जीत जाता है। तो फिर उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बीएचयू में सिलेक्शन होगा, आप जहाँ चाहते हो। आपका जेट में होगा, बीएचयू में होगा, पीएटी में होगा, आईसीआर में होगा, जहाँ आपका सिलेक्शन होगा, चाहते हो वहाँ आपका सिलेक्शन होगा बिल्कुल। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा गुरु नहीं मिलता। तो गुरु मिलने पर सब कुछ हो जाता है। तो अब ऐसी कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई। और आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताना मुझे। और फिर से बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री की जो क्लास है वो 27 तारीख के दिन शाम को 8:30 बजे बायोलॉजी की क्लास की जगह लगेगी। उस दिन बायोलॉजी की क्लास को थोड़ा जल्दी कर देंगे हम। तो 27 तारीख को 8:30 बजे आपको बिल्कुल भारी संख्या में आना है। 27 मई 2020। अगर उसके बाद देख रहे हो ये, तो भी आपको चैनल पर आना है और वो केमिस्ट्री की क्लास आपको मिल जाएगी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। और अब उससे पहले अगर देख रहे हो तो प्लीज़ 27 तारीख को लाइव क्लास लगेगी केमिस्ट्री की, उसमें ज़रूर आना आप। उसमें बहुत धमाकेदार रोमांचक सफ़र होगा उसका। और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। घर पर रहना, सुरक्षित रहना, बाहर कोरोना है। और गुड नाइट।